Hello everyone, welcome to channel The Learnish. Today we will study about chemical reactions and equations which is of class 10th science. Before starting the video, I would like to say that please subscribe the channel and press the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. So let's start. Now, physical change. We should know what are the physical change and chemical change if we want to study the chemical reactions. So physical change वो changes होते हैं जिनमें कोई नया substance नहीं बनता है. No new substance is formed. जैसे कि boiling of water. जब पानी उबालते हैं तो पानी लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनती है. ठीक है, कंडेंसेशन होने के बाद वो भाप ठंडा होने के बाद वापस लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएगा. टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो बस उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. सो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. Coming to the chemical change, it is a process which involves formation of new substances which have different chemical properties than the original substance. It means कि केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. जैसे कि एग्जांपल में ले लिया जाए तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क. जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो वापस वो कर्ड से मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता. इट मीन्स जो मिल्क से कर्ड बना है तो कर्ड इज़ अ न्यू सब्सटेंस, नया चीज़ बन गया वो. नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड. जब फूड कुक हो जाता है तो वो वापस से ओरिजिनल वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. Another few examples are rusting of iron and burning of paper or wood. When we burn a paper or wood, ash is formed, राख बन जाता है. फिर वो राख से वापस पेपर या वुड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो जो पेपर राख में कन्वर्ट हुआ, that ash, राख, is a new substance. Now, whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. So, जहाँ भी chemical change होगा वहाँ पे chemical reactions होंगे ही होंगे. Now, chemical reactions, what are they? They are the chemical change in which reactants transform into products by making or breaking of bond between them. तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है बॉन्ड्स के, या तो वो बॉन्ड्स बनाएगा या फिर बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा. नाउ अब ऐसे कौन सी ऑब्जर्वेशंस है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो इसको पता लगाने की 5 कीज़ हैं. लाइक चेंज इन टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, when milk is converted into curd, its taste changes. It becomes sour, खट्टा हो जाता है वो. Second is the change in temperature. If a temperature of a substance is changing, it means chemical reaction is taking place. Third is the formation of precipitate. Precipitate is a thick slurry-like substance which is formed during the reaction. चेंज इन कलर. अगर किसी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई कुछ कन्वर्जन ऐसा हो रहा है जिसमें हम कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही हिस्सा है. इट मीन्स उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है. वैसे ही अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रहा है तो वो भी एक कैरेक्टर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. There are 8 types of chemical reactions जो कि हैं combination reactions, decomposition reactions, displacement reaction, double displacement, endothermic, exothermic, precipitation and neutralization reaction, जिसको हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी दो या दो चीज़ों का मेल. तो जब ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस दे आर कंबाइनिंग. अब जो 2 सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. वो 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, they react to form calcium hydroxide and in this process heat is also evolved. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बना है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब
ये चीज़ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी में का एक 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम है इसका क्विकलाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेक लाइम। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। नाउ स्लेक लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, calcium hydroxide react with carbon dioxide in air to form layer of calcium carbonate to give shiny finish to the wall। तो जो सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसको दीवारों में पेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब दीवारों में पेंटिंग होती है तो जिस दिन पेंटिंग होती है उस दिन दीवार इतनी शाइन नहीं करती हैं, बल्कि वो 2 या 3 दिन बाद ज़्यादा शाइनी दिखती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेंट है विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवार में शाइनी फिनिश आ जाता है। दिस इज अ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। नाउ फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ कोल। कोल में मेनली कार्बन ही होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर फॉर्मेशन में सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है और वो डिकम्पोज हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। ओके, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करता है, जो रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट रहता है। ओके, रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो सब्सटेंसेस इधर रिएक्शन के बाद राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होते हैं, दे आर दी प्रोडक्ट्स। सो एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी बाकी कई सारे फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अब कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है इसको 3 टाइप्स में, जो कि हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए होती है रिएक्शन के लिए, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड एन एग्जांपल इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इज हीटेड। यहाँ पे ये जो इस एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन है, ये हीट का सिंबल है। अगर हीट सप्लाई करते हैं तो उसको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। नाउ द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड आर Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. 3 products are formed. Second type is electrolytic decomposition, when decomposition reaction is carried out with the help of electricity. तो जब decomposition reaction के लिए electricity चाहिए होगी तो ऐसे reactions को कहेंगे electrolytic decomposition, and example is decomposition of water. वाटर जब डिकम्पोज होता है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर दैट। थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक रेफर्स टू सनलाइट। ओके, सो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें सनलाइट चाहिए होती है तो उनको कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल इज AgCl ब्रेक्स डाउन टू Ag एंड Cl2। यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 AgCl होगा। 2 AgCl gives 2 Ag and Cl2। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि मेटल जो कि हायर रिएक्टिविटी का है वो अपने से लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। When a metal of higher reactivity displaces a metal of lower reactivity from its salt solution, it is known as displacement reaction. Now, activity series एक ऐसा टेबल है, ठीक है, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कि
मेटल्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है. इट मीन्स उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है. द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉपर सल्फेट एंड आयरन. When they react, they form ferrous sulfate and copper. What happens is copper sulfate is a blue color solution which is also shown in diagram. Copper जो है वो less reactive element है और iron more reactive element है. तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ आके बैठ जाता है और बना लेता है फेरस सल्फेट. नाउ कॉपर सल्फेट इज़ अ ब्लू कलर सोल्यूशन. जब इसमें आयरन नील डिप करते हैं, दिस इज़ द आयरन नील, जब उसमें डिप करते हैं और 2 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो 2 घंटे बाद उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में. दिस ग्रीन कलर सोल्यूशन इज़ आयरन सल्फेट. सो कॉपर सल्फेट इज़ नाउ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन एंड आयरन सल्फेट इज़ फॉर्म. और कॉपर कहाँ गया? कॉपर इज़ डिपॉजिटेड ऑन द आयरन. So iron gets a brown coating of copper. Next is double displacement reaction. Double displacement reaction में क्या होता है कि ions का exchange होता है. ठीक है, cations, anions, they are exchanged from the reactants. Now the reaction in which there is exchange of ions between the reactant, it is called double displacement reaction. Example is barium chloride and sodium sulfate. When they both react, they form barium sulfate and NaCl. NaCl is in solution form and barium sulfate forms a white color precipitate as shown in diagram. This white color precipitate is of barium sulfate and sodium chloride. It remains in solution. Okay, so double displacement reaction, mostly precipitate is formed, and those reactions in which precipitate is formed, they are also called precipitation reaction. लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक नहीं है. ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज lead nitrate and potassium iodide. When they both react, they form potassium nitrate and PbI2. Lead iodide. Lead iodide is the precipitate and potassium nitrate remains in solution. So here also precipitate is formed. Next reaction is the exothermic reaction. Thermic means heat. Okay, so and exo means giving out. So exothermic reactions are those reactions in which heat is released. उसमें heat energy produce होती है, release होती है. Okay, along with the formation of product. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. जब नेचुरल गैस बर्न होता है तो उसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है, विच कैन ऑल्सो बी शोन बाय अ ट्राइंगल. सेल्युलर रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. When magnesium is burned in the presence of oxygen, it burns with a dazzling white flame and magnesium oxide is formed. In this reaction also heat is produced, which can be shown by a triangle. So exothermic reactions, heat is released. There is another reaction which is endothermic reaction. In endothermic it is opposite of exothermic. Endothermic में heat energy absorb होती है और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है. सो एंडो मीन्स टेकिंग. रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल इज सिल्वर क्लोराइड. व्हेन heated, it gives silver and chlorine. So for decomposition of silver chloride, heat is needed. Next is neutralization reaction. In neutralization reaction, it generally takes place between acid and base. इसमें क्या होता है कि जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो सार इन टेस्ट होता है और सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, और बेस की जो प्रॉपर्टी होती है कि दैट इज़ बिटर इन टेस्ट और वो सोल्यूशन में OH- आयन्स रिलीज करते हैं. तो उनकी जो प्रॉपर्टी है दोनों इक्वल अमाउंट में मिक्स किए जाएं
जैसे कि 5 ml HCl और 5 ml NaOH को मिक्स किया जाए तो वो दोनों ही एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और वाटर। इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉमन रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा होता है। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ही प्रोसेस हो रही होती हैं उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है, ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जैसे कि इसमें है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड को देखिए कि पहले ये Cu था, कॉपर Cu था, अब CuO कंपाउंड बन गया है। कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है तो कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Okay, copper is getting oxidized because it has gained oxygen. Next is reduction. The reaction in which substance lose oxygen और gain hydrogen. ठीक है, या तो ऑक्सीजन लूज करें या फिर हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पर बना है, अगर उसी में हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाए तो वो कॉपर ऑक्साइड दोबारा चेंज हो जाता है कॉपर में। नाउ हेयर कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो ये कॉपर रिड्यूस हो गया। एक और रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कि हाइड्रोजन जो पहले H2 था उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में, और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर में। सो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस एक ही रिएक्शन में है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट? ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीजन दे दें या फिर हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, तो उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को। उसने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और एक और चीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा खुद रिड्यूस हो जाते हैं, तभी इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके खुद कॉपर में रिड्यूस हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन दे दें या फिर ऑक्सीजन गेन कर लें, उनको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। किसको रिड्यूस कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। ओके, सो कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दो इफेक्ट हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि है कोरोजन और रैंसिडिटी। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कोरोजन, जब मेटल्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाते हैं तो डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ये सब रिएक्ट करते हैं मेटल से और ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड की लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर। तो ये जो इफ़ेक्ट है ऑक्सीडेशन का, इसको कहते हैं कोरोजन। अब जैसे कि लोहा है, अगर लोहे को कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दिया जाए,
खुले में छोड़ दिया जाए तो वो एक हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद आप देखेंगे तो उसमें जंग लग जाती है. तो दैट जंग इज rust. Okay, so that is a rusting of iron and that is a process of oxidation, that is a corrosion. Okay, second rusting of iron. Second example is tarnishing of copper. See here I have shown the diagram in which rusting of iron has taken place. In rusting, see the brown deposition of rust is there on the iron. सेकेंड इज द टार्निशिंग ऑफ कॉपर. व्हेन कॉपर टार्निशेस, जब कॉपर का कोरोजन होता है तो उसमें ग्रीन कोटिंग लग जाती है. ये देखिए यहाँ पर ये एक रॉड है कॉपर का जो कि क्लीन है और ये एक रॉड है जिसमें कि कोरोजन हो गया है विच इज़ हैविंग अ ग्रीन कोटिंग. तो कॉपर में ग्रीन कोटिंग होती है, आयरन की जब रस्टिंग होती है तो उसमें ब्राउन कोटिंग होती है. ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर. व्हेन सिल्वर अंडरगोज कोरोजन, दिस इज the silver which is of grey color, it is normal, and this silver has now undergone the corrosion process and black coating is there. Now what are the conditions which are necessary for rusting? Rusting, it takes place in iron. So iron can rust only when both oxygen and water are present. अगर ऑक्सीजन या फिर वाटर में से कोई एक चीज़ एब्सेंट है तो रस्टिंग नहीं होगी. नाउ क्योंकि रस्टिंग बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो जाता है तो उसको भी प्रिवेंट करने के अलग अलग मेजर्स हैं. तो वो मेजर्स क्या है? पेंटिंग, ग्रीसिंग, एलॉइंग, ऑयलिंग एंड गैल्वनाइजेशन. पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ये तीन चीज़ तो कॉमन है, आप खुद समझ सकते हैं. एलॉइंग में क्या होता है कि ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे मेटल और नॉन मेटल मिक्स किए जाते हैं जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है. जैसे कि ब्रास एक एलॉय है. ओके. गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि यूटेंसिल्स, बर्तनों में जिंक की कोटिंग लगाई जाती है. एल्यूमिनियम के बर्तनों में जिंक की कोटिंग लगाई जाती है ताकि उनमें जो कोरोजन प्रोसेस है या फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो ना हो. सो दीज आर द प्रोसेस विच प्रिवेंट रस्टिंग. नेक्स्ट इज रैंसिडिटी. जब फैट और ऑयल या फिर ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिसमें ज़्यादा फैट या ऑयल हैं उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, अगर खुले में रह जाते हैं, एयर से एक्सपोज हो जाते हैं तो कुछ टाइम बाद, एक दिन बाद या फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उनका स्मेल और टेस्ट चेंज होने लगता है. तो वो जो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. और हम ये बोल सकते हैं कि वो हो गए रैंसिड, दे हैव बिकम रैंसिड. सो अब ये रैंसिडिटी प्रोसेस ऐसी है कि इससे फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है तो खाते समय अच्छा नहीं लगेगा. तो जो चिप्स के पैकेट हैं और जो कुरकुरे वगैरह इन सब के पैकेट्स हैं तो ये हम खाते हैं तो इनमें तो ऑयल रहता ही है. तो कैसे ये प्रोटेक्ट होते हैं, क्यों इनमें रैंसिडिटी प्रोसेस नहीं होती है, ये रैंसिड क्यों नहीं होते? वो इसलिए क्योंकि उनको रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एक गैस, उस पैकेट में गैस फिल्ड रहती है जो कि होती है नाइट्रोजन. तभी जब हम पैकेट खोलते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, दैट इज़ नाइट्रोजन, ताकि जो चिप्स और बाकी सब फूड आइटम्स हैं वो रैंसिड ना हो जाए. नाउ देयर आर मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी. एक मेथड तो मैंने आपको बताया ही. एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड आइटम्स. एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड आइटम्स को रैंसिड होने से बचाते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं. सेकेंड, चिप्स आर पैक्ड इन पैकेट्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. सेकेंड, यूज़ ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स. अगर कंटेनर्स जिसमें फूड सब्सटेंसेस हैं जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गया, तो उसको अगर हम टाइटली बंद कर दें तो फिर उसमें ऑक्सीजन नहीं एंटर होगा और ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा. लास्ट वन इज रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन भी इसीलिए करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए. सो दिस वॉज अबाउट द रैंसिडिटी. So this was all about the video. We studied about the chemical reactions, types of chemical reactions, corrosion and rhancidity. Do like, share and subscribe my channel and do write it in the comment section how was the video. Thank you.